Hello everyone, welcome to next class of our Grant lecture series. This lecture is going to be very fact heavy, right? ये आपको थोड़ा सा वो है कि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है इस लेक्चर को। इसीलिए मैंने इस लेक्चर में सिर्फ इस वाले चैप्टर की जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही करवाऊंगा इस लेक्चर में सिर्फ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स के फॉर्मेशन का ईयर सीक्वेंस ये सब आपको याद करना होगा, और याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम कुछ ट्रिक्स और वर्ड करेक्शन के थ्रू उसको याद करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग क्या करोगे, वन पेजर बना के सबमिट करोगे असाइनमेंट ग्रुप पे। ओके, कि आपको जो भी ट्रिक्स समझ आई, जो भी ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करना है जो मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपकी एक पेज पे लिख के असाइनमेंट में सबमिट हो जानी चाहिए, राइट। जो लोग ग्रंथ ग्रुप में हैं वो असाइनमेंट ग्रुप पे सबमिट करें, और जो लोग मेंटरशिप में हैं वो मेंटरशिप वाले ग्रुप पे सबमिट करें। ओके, सो लेट्स सी कैसा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब याद रखना, वही क्वेश्चन करेंगे जो हमने इस थ्योरी पार्ट में नहीं कवर किया था, सिर्फ वही। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, राइट। कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में, हमारी कंट्री का क्या नाम लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। दोनों ही नाम है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया है या सिर्फ भारत है, हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये नाम हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, राइट। बाकी आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। याद रखना, ग्रुप ऑफ स्टेट्स या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स या कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, इट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। अच्छा, बहुत से लोग आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। अब याद रखना, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में बहुत बेसिक्स और डिफरेंस है, लेकिन दोनों बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोनों में ही एक नया स्टेट फॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट। तो याद रखना, उसमें क्या होता है, आर्टिकल 2 में अगर एडमिट करना है या इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, अगर एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट ये दो वर्ड्स हैं, मतलब वो आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं, राइट। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात हो रही है, तो फिर आर्टिकल 2 की बात होगी, राइट। लेकिन आर्टिकल 3 की बात तब होगी अगर सेपरेशन या यूनियन यूनाइटिंग लिखा होगा, राइट। किसी दो स्टेट को सेपरेट करना है या दो स्टेट्स को यूनाइट करना है, राइट। इस तरह से सब स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर आर्टिकल 3 में आएगा, राइट। अगर आपके ऑप्शन में, याद रखना ये चीज़ें कंफ्यूज करती है एग्जाम में, अभी तो आपको लगेगा बहुत सिंपल है, अगर आपके ऑप्शन में सेपरेशन है, राइट, या यूनाइटिंग है, तो वो आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं। अगर आपके ऑप्शन में एडमिशन लिखा है या इस्टेब्लिशमेंट लिखा है, तो बस याद रखना आर्टिकल 2 की बात हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत इसमें है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवा दिया। सेपरेशन या यूनाइटिंग दिखे तुरंत आर्टिकल 3 कर देना, राइट। एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट दिखे तुरंत आर्टिकल 2 कर देना, राइट। आर्टिकल 3 में और भी चीज़ें हैं सेपरेशन और यूनाइटिंग के अलावा, सेपरेशन, यूनाइटिंग, ठीक है। अगर सेपरेट करोगे मतलब डिमिनिश करोगे, यूनाइट करोगे मतलब इंक्रीज करोगे, राइट। और हर मायने में आप स्टेट के बाउंड्रीज को अल्टर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं दिखें तो आर्टिकल 3 की बात हो रही है, राइट। मतलब सेपरेशन की बात हो या यूनाइटिंग की बात हो, ठीक है, दो स्टेट को आप सेपरेट कर रहे हैं, राइट, या फिर किसी टेरिटरी को किसी स्टेट से सेपरेट कर रहे हैं, या फिर दो स्टेट्स को यूनाइट कर रहे हैं, दो से ज़्यादा स्टेट्स को यूनाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर या तो एरिया स्टेट का इंक्रीज होगा या फिर एरिया स्टेट का डिमिनिश होगा, डिक्रीज होगा, राइट। इन एनी केस व्हेन वी आर ट्राइंग टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, इट विल कम अंडर आर्टिकल 3, राइट। ये चीज़ याद रखना, ओके। तो इसीलिए स्टेट आर्टिकल 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ठीक है। स्टेट्स आर नो राइट टू सेसीड, और पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट्स में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, राइट। तो याद रखना कि अगर एडमिशन, राइट, एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशिंग है, राइट, देन इट विल कम अंडर आर्टिकल 2। लेकिन अगर सेपरेशन, यूनाइटिंग, इंक्रीज, डिम्पनिश, एल्टर, ये सारे वर्ड्स हैं, तो मतलब इट्स आर्टिकल 3, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी रिपीट होंगे, तो दिस फैक्ट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। आर्टिकल 1, 2, 3 इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, आर्टिकल 3 में यूनाइटिंग, सेपरेशन, इंक्रीज, डिमिनिश और अल्टर की बात की गई है, और आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट की बात करी गई। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपोर्ट होते हैं कि पावर किसके पास है नया स्टेट बनाने की या स्टेट में चेंजेस करने की, और बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। हमेशा याद रखना, इसका एक ही आंसर होगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ही पास पावर है, ना प्रेसिडेंट के पास, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, ना ही कोई ऐसा कमीशन है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, देखो पार्लियामेंट इसका आंसर होगा, राइट। यहाँ पे भी पार्लियामेंट होगा, तो पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि हु इज़ एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज, हु इज़ एम्पावर्ड, ठीक है, टू यूनियन टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, तो पार्लियामेंट ही आंसर होगा। याद रखना, मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ाया था कि अगर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है, तो फिर कभी भी वो अमेंडमेंट के अंदर नहीं आएगा। यही स्टेटमेंट यहाँ गलत लिखा हो कि अगर ऐसा कोई भी कानून पार्लियामेंट लाता है जिसमें नया स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है या किसी स्टेट में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं बाउंड्रीज वगैरह में, राइट, तो याद रखना कि ये ऐसा भी कोई भी चीज़ अमेंडमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू एक नया स्टेट बना सकती है, कोई स्पेशल प्रोसीजर या कुछ ऐसा नया करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट।
आर्टिकल 4 में ये बात स्पेसिफिकली कही गई है कि हम आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के तहत जो भी कर रहे हैं, हमें उसके लिए कुछ भी अमेंडमेंट के अंतर्गत करने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत वो चीज़ें नहीं आएंगी, राइट। तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ लिखी हो कि ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट ला रहा है तो वो अमेंडमेंट के अंतर्गत आएगा, तो वो गलत होगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट देखो, नो बिल फॉर इनैक्टिंग सच लॉ शैल बी इंट्रोड्यूस्ड in the parliament unless it has been referred to the legislature of states whose areas boundaries और name is affected। मतलब ऐसा कोई भी बिल लाना है ना अगर, तो फिर पहले प्रेसिडेंट स्टेट्स, जो भी स्टेट में चेंजेस किए जाएंगे, उन स्टेट के लेजिस्लेचर के पास ये बिल भेजेंगे, राइट। स्टेट रिकमेंड करेगा कि करो कि ना करो, हाउएवर स्टेट की कोई भी बात पार्लियामेंट के लिए मानना ज़रूरी नहीं है, राइट। स्टेट से बस एक राय ली जाएगी, फॉर्मेलिटी के तौर पर भेजा जाएगा कि हम आपके स्टेट में चेंजेस करने वाले हैं, ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले, राइट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के थ्रू ही ऐसा बिल इस पार्लियामेंट में लाया जा सकता है जिसमें किसी स्टेट की बाउंड्रीज, एरिया, नेम्स वगैरह में चेंज किए जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे क्यों, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी क्यों भाई? क्योंकि प्रेसिडेंट पहले ऐसे बिल को उस स्टेट में भेजेंगे कि उसका व्यूज़ लेंगे, आपका व्यूज़ क्या है, हम ऐसा बिल लाने वाले हैं, राइट। याद रखना कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट स्टेट क्या राय देता है, स्टेट की क्या मर्जी है, उससे बाउंड नहीं है, नॉट बाउंड बाई व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। स्टेट के व्यूज़ को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। और ऐसा नहीं कि टाइम के बियॉन्ड हो गया स्टेट का रिव्यू तो इस वजह से नहीं माना। स्टेट अगर विद इन टाइम लिमिट के अंदर भी अपना रिव्यू दे देते हैं कि हमारा ये व्यू है, हम नहीं चाहते, तो भी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द स्टेट्स व्यू एंड दे कैन गो एज फॉर देयर ओन विल, राइट। तो ऐसा कोई भी बिल, याद रखना, इंट्रोड्यूस होने से पहले रिफ़र जरूर किया जाएगा, बट उस रेफरेंस का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि उस रेफरेंस के बाद जो स्टेट्स का आउटपुट आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्टीमेटली इट्स पार्लियामेंट हु विल डिसाइड वेदर दे हैव टू एक्सेप्ट द स्टेट्स व्यू और नॉट, राइट। पार्लियामेंट को अगर कोई भी नया स्टेट बनाना है तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, राइट। और ऐसा कोई भी एक्ट आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब यहाँ देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, इंडिया इज़ नॉट ए यूनियन, राइट। तो ये तो गलत है ना। दूसरा सही है कि यूनियन पार्लियामेंट कुछ भी चेंजेस कर सकता है स्टेट में बिना स्टेट के कंसेंट के। स्टेट को रिफर तो किया जाएगा बट उसके कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो ए इज़ रॉन्ग एंड आर इज़ ट्रू। यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्टली मैच पहचाना है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो दोनों को दिया गया है, सिटीजन नॉन सिटीजन को। आगे जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू अबाउट दिस, राइट। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स की हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, ये पार्लियामेंट की पावर है, राइट। लिखा है एल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट इज़ द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं, नाम वाम बदलना, बाउंड्री, सब कुछ पार्लियामेंट की पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है, राइट। तो डी जो है वो रॉन्ग होगा। इसके तुरंत बाद क्वेश्चन 19 देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम इंडिया, secede फ्रॉम यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। मतलब स्टेट कभी भी यूनियन से अलग नहीं हो सकते। याद रखना, अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो बिल्कुल सही है। स्टेट्स के पास अपनी खुद की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कोई राइट नहीं है, राइट। वो कभी भी यूनियन से अलग होने का फैसला ले ही नहीं सकते और ना ही उसकी एडवोकेसी कर सकते हैं, राइट। मतलब उसके बारे में उसके पक्षधर बन सकते हैं कि हमें भारत से अलग होना, हमें यूनियन से अलग होना है। ये आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आएगा। अगर कोई कहे कि स्टेट्स भले ही अलग नहीं हो सकते लेकिन उसकी डिमांड कर सकते हैं सेक्सेशन की, राइट, उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके पक्षधर बन सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, राइट। ऐसा कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्टेट्स के पास नहीं है कि वो भारत से अलग होने की बात भी कर सकें। स्टेट्स हैव नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलैटरल एक्शन चेंज द एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट्स, राइट। और बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कर देगा पार्लियामेंट ऐसा, ठीक है। किसी भी स्टेट्स को तार तार कर देगा बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से। स्टेट्स के पास कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। दैट्स वाई कहा जाता है कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। क्योंकि स्टेट्स के पास अलग होने की कोई ताकत नहीं है, वो यूनियन हमेशा यूनियन ही रहेगा, राइट। याद रखना कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। भाई, स्टेट का इंक्रीज़ किया जा सकता है या डिक्रीज़ किया जा सकता है, स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है, बट स्टेट जो है कभी भी यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं कर सकता। किसी भी स्टेट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी ऐसी टेरिटरी अपने में इंक्लूड करे, राइट। नो स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू इंक्लूड एनी टेरिटरी बाय इटसेल्फ। देखो वहीं यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई जो मैंने बताया ना आपको, आर्टिकल 3 में आप क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, यूनाइट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इंक्रीज, डिमिनिश, अल्टर क्या क्या कर सकते हो, स्टेट की बाउंड्री अल्टर कर सकते हो, स्टेट का नेम अल्टर कर सकते हो, राइट। ये चीज़ें आर्टिकल 3 में कर सकते हो। आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश और एडमिशन, राइट, ऑफ न्यू स्टेट्स। ये चीज़ आर्टिकल 2 में आएगी। बहुत क्लियर डिफरेंस है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना बिल्कुल क्लियरली, कितनी भी टफ लैंग्वेज में पूछ ले, राइट।
अब यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्टेट्स के पास कोई राइट्स है ही नहीं सेपरेट होने का यूनियन से। एस के धार कमीशन ने बोला कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे नए स्टेट्स नहीं बनाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले एस के धार कमीशन आया, फिर जेवीपी कमेटी, फिर फजल अली वाला, राइट। तो ये तीनों का नाम याद रखना, एस के, जेवी और फजल। एस के, जेबी, एफ ऐसे करके याद रखना, तो आपको ये तीनों की सीक्वेंस याद रहेगी। ओके। कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और ये पित्तावी सीतारमैया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यस, ये जो कमेटी थी, एस के धार हो या जेवीपी हो, दोनों ही इस फेवर में नहीं थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नया फॉर्मेशन बन, लैंग्वेज के बेसिस पे नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो। जो लास्ट का फजल अली वाला कमीशन था, क्योंकि तब तक बवाल हो चुका था, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया था लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। देखो, एस के धार ने भी लिखा, रिजेक्ट किया था लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स का फॉर्मेशन, और ये जो जेवीपी कमेटी थी इसने भी रिजेक्ट किया था, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। दोनों ने रिजेक्ट किया था, एसके और जेवीपी दोनों ने रिजेक्ट किया था, ठीक है। फिर फजल अली ने एक्सेप्ट करा था। अच्छा, फजल अली वाले में और कौन कौन थे मैंने बताया था ना, के एम पानीकर और एच एन कुंजरू, राइट। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। याद रखना, ये जो फजल अली कमीशन था, ठीक है, यही स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहलाता है। असली स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन लिखा रहेगा कभी तो मतलब फजल अली कमीशन की बात हो रही है, क्योंकि उसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया ना फाइनली। एस के धार और जेवीपी कमेटी की रिकमेंडेशंस की तो फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया, फाइनल डिसीजन लिया गया फजल अली कमीशन के बाद, जो अभी तक वैलिड है, राइट। तो फजल अली कमीशन को ही स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, कभी भी पूछे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन तो याद रखना फजल अली कमीशन की बात हो रही है। और ये फॉर्म कब हुआ था आपको पता है? ये फॉर्म हुआ था दिसंबर 1953 में, राइट। इसके बेसिस की रिकमेंडेशन बेसिस पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी 1 नवंबर 1956 को, राइट। और सबसे पहला स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बनाया गया था 1953 में, 1 अक्टूबर में। याद रखना कि 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बना दिया गया था, राइट। उसके बाद दिसंबर 1953 में ये फजल अली कमीशन बनाया गया था, ओके। उसके बाद 1956 में नवंबर 1 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। ये 14 और 6 याद होना चाहिए आपको। सबसे पहला वाला, जब सबसे पहली बार स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करा गया तो हमारे पास 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। देखो, क्योंकि पूछा भी गया है ना कि कितने स्टेट्स बनाए गए, 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज, तो पीसीएस एग्जाम्स में ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अभी कितने टोटल? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। करंट स्टेटस ये है। इनमें से कौन यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो गोवा इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इट्स अ स्टेट, राइट। बाकी अंडमान निकोबार, दमन दीव, पुदुचेरी, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं, बट गोवा इज स्टेट। दिल्ली क्या है? दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है, राइट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इट्स नॉट अ स्टेट, राइट। और दिल्ली का ऑफिशियल नेम जो है वो है नेशनल कैपिटल रीजन, राइट। ये जो यूनियन टेरिटरी है जिसको हम कॉमनली दिल्ली नाम से जानते हैं, इसका ऑफिशियल नेम है नेशनल कैपिटल रीजन, राइट। ऑफिशियली इसको एनसीआर भी बोला जाता है। और इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 69th अमेंडमेंट 1991 के थ्रू। 69th अमेंडमेंट तो आप लोग को याद हो जाता है दिल्ली के सेंस में, बट 1991 भी याद रखना, ईयर भी, ठीक है। बिकॉज कोई बहुत बड़ा वो डाउट, बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होना कि अगर कभी वो ईयर पूछ ले एग्जैक्ट कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस का दर्जा कब दिया गया। तो 1991 में दिया गया, ठीक है, याद रखना। 69th अमेंडमेंट कब था? 1991 में था, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ लोगे तो याद रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि स्पेशल स्टेटस का क्या दर्जा दिया गया दिल्ली को? यही कि आपके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, ठीक है। यूजुअली यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है, बट यहाँ पे आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी जाएगी दिल्ली को, राइट। इसलिए ये अलग से यूनियन टेरिटरी। अब इसके आगे का लेक्चर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, राइट। आपको पहले मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के एक एक करके मैं ईयर याद करवाता जाऊँगा, राइट। उसके आगे देखोगे, आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे ना, आपको एक एक करके याद होगा, तो आप अपने आप क्रोनोलॉजी सेट करके चीज़ों को याद कर लोगे, राइट। एक एक करके याद करेंगे। पहले इन चारों को देखते हैं। ये यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं और बोला गया है कि इनके ईयर्स ऑफ क्रिएशन के हिसाब से इनको मैच करिए, राइट। कई बार वो एग्जैक्ट ईयर पूछ लेगा, कई बार इनको सीक्वेंस में लगाने को दे देगा। तो अगर आपको ईयर से याद रहेंगे मोटा मोटा इन सब के, ठीक है, कुछ कुछ के याद है, मान लो कुछ के भूल भी गए, कुछ के भी याद है ना, अगर जैसा मैं जो एफर्ट्स करूँगा उससे आपको कुछ कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ईयर याद हो जाएंगे, और इतना ही काफ़ी है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। अब सोचो, इनमें से अगर आपको 2 भी पता होता तो आप मैथ दो कॉलम कर लेते, राइट। तो सबका याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं याद कोशिश करूँगा वो सारी ही याद करवा दूँ, ओके। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, जो भी ट्रिक जैसे बताऊँगा उसको नोट करते जाना, और लेक्चर के एंड तक आपको सब कुछ याद हो चुका होगा,
बशर्ते आप इसको फिर से रिवाइज़ करना और बार बार रिवाइज़ करते रहना, राइट, ताकि याद हो जाए। देखो, इन ट्रिक्स से आपको याद करवाया जाएगा, बट अल्टीमेट की रिवीजन ही है। अगर रिवीजन करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। अभी ट्रिक्स बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका यहाँ पे फोकस बन सके, आपको इंटरेस्ट आए याद करने में और फोकस बन सके, राइट। ट्रिक्स का पर्पज़ यही होता है। देखो, लक्षद्वीप 1956 में बना, दमन दीव 1962 में बना, चंडीगढ़ 1966 में बना और दादरा एंड नगर हवेली 1961 में बना, राइट। अब इसको क्रोनोलॉजिकली याद करते हैं, राइट। क्या क्रोनोलॉजी याद करोगे? 56 में एक लक्ष्य बनाया, 56 में लक्ष्य बनाया कि 66 में हम सिक्सर मारेंगे, मतलब 10 साल का लक्ष्य बनाया है। कब? 56 में, राइट। 56 में लक्ष्य बनाया कि 66 में सिक्सर मारेंगे, छक्का मारेंगे, राइट। तो 56 में लक्ष्य बनाया मतलब 56 में लक्षद्वीप, और 66 में सिक्सर मारेंगे यानी छक्का मारेंगे, तो छक्का चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है, छक्का या चंडीगढ़ दोनों में छा आ रहा है, राइट। तो चंडीगढ़ छक्का, इससे याद रखना 66 में छक्का मारेंगे, ठीक है। 66 में चंडीगढ़ और 56 में लक्ष्य। तो 56 में लक्ष्य बनाया है कि 66 में छक्का मारेंगे, सिक्सर मारेंगे। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि कहीं हार ना जाए, HR हार ना जाए, राइट। चंडीगढ़ बना 66 में, तो हरियाणा भी 1966 में ही बना, ऐसे आप साथ साथ ये भी याद रखना, वैसे भी कैपिटल हरियाणा की चंडीगढ़ है, राइट। तो हरियाणा भी 1966 में बना, ये भी याद रखना। अगर चंडीगढ़ का ईयर याद है 66, तो हरियाणा का अपने आप याद होना चाहिए आपको, 1966 में बना, राइट। समझ गए ये चीज़? ओके। तो फिलहाल 56 में लक्ष्य बनाया है कि 66 में छक्का मारेंगे, चंडीगढ़, ठीक है। 56 में लक्षद्वीप और 66 में चंडीगढ़, याद हो गया। इसके बाद बीच में फिर हुआ क्या 10 साल में, ठीक है। अब अगर आपने इतना लंबा लक्ष्य बनाया है, 56 में ही लक्ष्य बना लिया कि 66 में आपको छक्का मारना ही है, राइट। इतना लंबा लक्ष्य बनाओगे 10 साल का, तो बीच में कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना कि आपको डर लगेगा। तो वो डर बिल्कुल बीच में लगा, एग्जैक्ट 5 साल बाद 1961 में डर लगा। दादरा को डर से याद रखना। मगर अगले ही साल 1962 में उस डर को दमन कर दिया, राइट। उस डर का दमन कर दिया अगले ही साल, मतलब 61 में डर लगा और 62 में दमन कर दिया, राइट। याद रखना 56 में 66 का लक्ष्य बनाया था, बीचों बीच डर लगा, ठीक है। लगभग 5 साल बाद डर लग गया। डर मतलब दादरा एंड नगर हवेली, और अगले ही साल उस डर को दमन कर दिया, उस डर का, ठीक। तो 61 में डर लगा और 62 में दमन कर दिया। बाकी टारगेट क्या था? 56 से 66 तक। इसी के साथ साथ हमने हरियाणा का भी याद कर लिया कि हरियाणा भी 1966 है, राइट। इतने सारे याद हो गए ना आपको? तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि ये जो 26 जनवरी 2020 को दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन लोग को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल करेक्टली मैच नहीं है? तो पुदुचेरी करेक्टली मैच नहीं है, राइट। आर्टिकल 240 होता क्या है? आर्टिकल 240 याद रखना, ये थोड़ा डिफरेंट फैक्ट है, यूजुअली आपको कहीं मिलेगा नहीं, घटना चक्र जैसी किताब में मिलता है। 240 में बोला जाता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो प्रेसिडेंट जो है वो कुछ यूनियन टेरिटरीज़ की पीस एंड गुड गवर्नेंस के लिए कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं, राइट। तो ऐसे रेगुलेशन आप सभी यूनियन टेरिटरीज बनाने पड़ेंगे, तो सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग अलग आर्टिकल हैं, ठीक है। 241A में है अंडमान निकोबार, 241B में है लक्षद्वीप, 241C में है दादरा एंड नगर हवेली, और 241D में है दमन एंड दीव, ठीक है। और 241E में है पुदुचेरी, राइट। यहाँ क्या लिखा था? 241C में है पुदुचेरी, तो नो इट्स E नॉट C, राइट। तो इनका सीक्वेंस याद रख लेना, अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा नगर दमन, फिर पुदुचेरी है, ठीक है, E में। अब हुआ क्या कि जब इन दोनों को मर्ज किया गया ना, कि दादरा नगर हवेली दमन दीव को मर्ज करके एक ही बना दिया गया, राइट। तो इसके लिए क्या किया गया? 241D को रिपील कर दिया गया, राइट। 241D जो है अब रिपील हो गया और ये भी जो है 241C में चला गया। अभी क्या है? दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये सारे ही 241C के अंतर्गत आ गए। तो आगे क्वेश्चन है तो याद रखना कि 241D अब एग्जिस्ट नहीं करता, 2020 में इसको रिपील कर दिया गया, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। प्रेसिडेंट्स कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी के लिए रेगुलेशन बना सकता है? तो गोवा तो यूनियन टेरिटरी है नहीं, बस ऑप्शन काट, तो 3 काटते ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 फैक्ट्स दिए गए हैं, चारों में से पता लगाना है कौन गलत कौन सा है। तो याद रखना कि दादरा एंड नगर हवेली फ्रेंच कॉलोनियल रूल में नहीं थे, ये पोर्टुगीज़ रूल के अंडर थे, राइट, 1954 तक। उसके बाद दादरा नगर हवेली को इंडियन सपोर्टर्स ने ऑक्युपाई कर लिया, राइट। तो दादरा नगर हवेली पोर्टुगीज़ की कॉलोनी थी, ना कि फ्रेंच की, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा वाली बात। हो दूसरी चीज़, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। गोवा को फुल स्टेटहुड 1987 में मिला, कैसे याद करोगे आगे बताऊँगा। दीयू इन एन आइलैंड, दीयू इज़ एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ कंबत, गल्फ ऑफ कंबत में दीयू एक आइलैंड है, ये फैक्ट ज्योग्राफी का है, पता होना चाहिए आपको। दमन एंड दीयू को गोवा से सेपरेट किया गया था बाई 56 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना 56 अमेंडमेंट के थ्रू गोवा से दमन एंड दीयू को सेपरेट कर दिया गया था। इतना सा फैक्ट्स आपको याद रखना है, राइट।
अगला क्वेश्चन सिक्किम के बारे में है। सिक्किम को स्टेट ऑफ इंडिया का पार्ट कैसे बनाया गया? तो इसमें आर्टिकल 35 और 36 दोनों इंपॉर्टेंट है, बट अगर आर्टिकल 35 नहीं दिया तो 36 ही मेन आर्टिकल है, जिससे सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया था, इंडिया का 22वां स्टेट बनाया गया था। आर्टिकल अमेंडमेंट 35th अमेंडमेंट में क्या किया गया था? 35th अमेंडमेंट में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए रूल्स वगैरह बनाए गए थे, राइट। बट 36th अमेंडमेंट के तहत ही सिक्किम को भारत का फुल फ्लेज 22वां स्टेट बनाया गया था, राइट। तो याद रखना इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है सिक्किम के बारे में। सिक्किम पे क्वेश्चन आए तो 3 चीज़ें याद रखनी है आगे के लिए, कि ये इंडिया का 22nd स्टेट है, ठीक है। इसमें दो अमेंडमेंट किए गए, 35th और 36। 35th के तहत इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, उसके रूल्स बनाए गए थे, कैसे कैसे क्या क्या रूल्स होंगे, और 36 के थ्रू फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था, राइट। तो सिक्किम आए तो 22, 35, 36, ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कैसे याद रखोगे? देखो, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम को याद रखना। कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई ये लोग सिख क्यों हैं, सिख क्यों हो गए, सिख मतलब बीमार क्यों हो गए ये लोग, सिख क्यों, सिक्किम से सिख क्यों, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना कि जवाब आया कि बीमार इसलिए हो गए कि डेली ऑफिस जाते थे, राइट, और बार बार 22 में आप बार बार कर सकते हो, दो बार बार आ रहा है, राइट। तो 22 को आप याद रखना कि बार बार, राइट, ये लोग क्या करते थे बैठ के ऑफिस में दिन भर 3 से 5 करते थे बैठ के। 3-5 करना समझ लो, प्रपंच करना। तो ऑफिस में बैठ के गॉसिप करते थे, 3-5 यूपी के लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है, 3-5 करते हैं ये लोग। तो बार बार ये लोग क्या करते थे, 3-5 करते थे बैठ के, राइट। 3-5 करते थे, कब से कब तक करते थे? सुबह 7 बजे ऑफिस निकलते थे, शाम के 5 बजे तक इन लोग का 3-5 चलता रहता है। अब ये 7-5 क्यों बोलो, 7 से 5? क्योंकि 1975 में ये अमेंडमेंट हुए थे, सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया था इसलिए, राइट। और फिर जब 3-5 करेंगे तो कैसे करते हैं? यहाँ तक गॉसिप करोगे तो आप तिरछी नज़र से देखते हो, राइट। तो 3-6 तिरछी गॉसिप करोगे ना, तो ऐसा तिरछी तिरछी नज़र देखते रहोगे, कोई दोस्त तो नहीं रहा मुझे गॉसिप करते हुए। तो अगर 3-5 करोगे तो तिरछी नज़र रखनी पड़ेगी हमेशा, कहीं पीछे से जिसके बारे में बात करो वो आ ना जाए इंसान, राइट। तो सिख क्यों है? सिख क्यों भाई? दिन भर अगर बार बार आप 3-5 करोगे, तिरछी नज़र रखोगे, राइट, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, तो फिर ये तो होना ही है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो सिख क्यों है? क्योंकि बार बार 3-5 करता है, तिरछी नज़र रहती है, और 7 बजे से 5 बजे तक, सुबह से शाम तक ये ऐसा काम करते रहते हैं, राइट। तो याद रखना कि सिक्किम को ये जो 36 अमेंडमेंट एक्ट था 1975 में हुआ था, राइट। यानी कि जो फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा सिक्किम को मिला था, क्वेश्चन आया कब मिला, तो 1975, राइट। 1974 बिल्कुल याद रखना, 35 अमेंडमेंट का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 36 मेन है। सिक्किम का मेन जो है 36 ही है, राइट। तो सिक्किम के लिए 22वां स्टेट याद रखना है। 35वां अमेंडमेंट के थ्रू बस रूल्स बनाए गए थे, और 36वें अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया था कि इसको फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दे दिया था, राइट। ये ट्रिक्स याद हो गई, इसको नोट कर लो और बार बार रिवाइज करना, तो एग्जाम तक आपको ऐसे याद हो जाएगा कि ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। देखो, सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट बाई, अगर 35, 36 दोनों ऑप्शन में है तो याद रखना कि 36 अमेंडमेंट ही मेन अमेंडमेंट है। फुल फ्लैज स्टेट सिक्किम को 36 अमेंडमेंट के थ्रू ही बनाया गया था, राइट। इट बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975, ठीक है। 35th वाले में बस टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई थी, कैसे एसोसिएशन ऑफ सिक्किम होगा इंडिया के साथ। देखो, मैंने 7 बजे सुबह 7 से शाम 5 तक क्यों याद कराया था? क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्किम इंडियन इंटीग्रल पार्ट कब बना इंडिया का? 1975 में बना, ठीक है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये लोग 3-5 करते रहते थे और तिरछी नज़र से देखते रहते थे, राइट। तो 36, 75, 35th अमेंडमेंट सब कुछ याद रखना चाहिए आपको। अगली बात होगी मिज़ोरम की। मिज़ोरम को कब स्टेट का दर्जा दिया गया? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, कौन सा अमेंडमेंट किया गया जिससे मिज़ोरम को स्टेट का दर्जा दिया गया? तो इट वाज 53rd अमेंडमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं 53। कैसे याद रखोगे ये 53? पहले तो याद रखो मिज़ोरम के बारे में दो बात होना चाहिए, एक तो 53rd अमेंडमेंट, और दूसरा कब जुड़ा ये भारत के साथ, फॉर्मेशन ऑफ मिज़ोरम कब हुआ, 1987। दो चीज़ याद रखनी है, ठीक है, 53 और 1987। कैसे याद रखोगे? देखो, मिज़ोरम, राइट, एक अरुण नाम का लड़का है मान लो, जो कि बोल रहा है कि भाई मुझे रम चाहिए, मुझे रम चाहिए। अरुण नाम का लड़का है, मुझे रम चाहिए। अरुण क्यों बोला? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का भी फॉर्मेशन ईयर सेम है, 1987। इनफैक्ट सेम डे को ही दोनों फॉर्मेशन हुआ था, अरुणाचल का भी, मिज़ोरम का भी। इसलिए याद रखना कि अरुण नाम का लड़का था जो कि मांग रहा था भाई मुझे रम चाहिए, ठीक है। रम क्यों चाहिए? ताकि मैं तारा रमपम कर सकूँ। तारा रमपम, 53 थोड़ा मैच करता है ना, 53 और तारा रमपम। रम पी के आदमी क्या करेगा? तारा रमपम करेगा, और तारा रमपम मतलब 53, ठीक है। रम पी के कर रहे हैं तारा रमपम मतलब 53, राइट। इस तरह से याद रखना है इसको। और अगर किसी को आपने बहुत ज़्यादा रम पिला दिया, अरुण ने अगर बहुत ज़्यादा रम पी ली, ठीक है, अरुण ने पहले तो बोला मुझे रम दो, फिर वो तारा रमपम करने लग गया,
फिर अगर उसने किसी ने बोला कि भाई 1 से 10 तक गिनती सुनाओ, तो पहले तो 1 से लेके 9 तक सही गिनेगा, बट उसको आगे क्योंकि नशे में है, तारम्पम कर रहा है, तो 9 के बाद से फिर से उल्टी गिनती चालू कर देगा, 8, 7। ठीक है, इस तरह से याद रखना कि 1987 में अरुण ने रम मांगी, तारारंपम करने लगा, मतलब 53rd अमेंडमेंट एक्ट था, और 1 से 10 तक गिनती सुनाने को बोला गया, तो 1 से 9 तक तो सही गिनी, और उसके बाद 8, 7 उल्टी गिनती शुरू कर दी क्योंकि रम पी रखी थी। राइट, तो इस तरह से 1987 याद हो गया, 53 यानी तारारंपम याद हो गया, अरुण और मिजोरम यानी मिज़ोरम, अरुणाचल और मिज़ोरम का फॉर्मेशन ईयर भी याद हो गया आपको। राइट, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए। राइट, यहाँ पे देखो, अगर वनांचल स्टेट बनाया गया बिहार से, तो उसके लिए कैसे कैसे किया गया, याद रखना किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट की ज़रूरत है। राइट, पार्लियामेंट ही कर सकता है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एक ट्रिक में ये भी था कि अरुण को जब बोला गया भाई कि मुझे रम दो, वो तारम्पम करने लगा, फिर गिनती सुनाई गई। ठीक है, फिर 1987 आपने याद किया कि 1 से 10 तक गिन नहीं पाया, उल्टी गिनती चालू हो गई। तो ऐसा देख के लोगों ने क्या बोला, लोगों ने बोला भाई ये तो गया, ये तो गोवा, ये तो गया। तो इस तरह से याद रहेगा, गोवा भी 1987 में फॉर्म हुआ था। राइट, गोवा का फॉर्मेशन ईयर भी 1987 ही है। राइट, बस ये याद रखना कि अरुण और मिज़ोरम ये फरवरी में फाउंड हो गए थे, फरवरी 1987 में। गोवा जो है वो मई में। राइट, तो ऐसे लोगों ने बोला कि भाई इसका तो मे बी ही इज़ गॉन। राइट, क्योंकि ये गया, उल्टी गिनती नहीं गिर पाया, तो गोवा का लास्ट में ऐड किया मैंने नाम, मतलब याद रखना कि गोवा बाद में आया, अरुणाचल मिज़ोरम फरवरी में ही फॉर्मेशन हो गया था। 1987 में 3 स्टेट्स याद हो गए ना आपको। अब कोई भी एमसीक्यू में अगर ये तीनों रहे, आपको पता रहेगा ये तीनों तो 1987 वाले हैं। ठीक है, अरुणाचल, मिज़ोरम और गोवा। ठीक है, ये दोनों सेम डे थे, गोवा जो है मई में था, ये दोनों फेब में थे। राइट, तो गोवा भी 1987 है, ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिया था, इनको आपको अरेंज करना था। आपको पता है गोवा 1987 में, आपको हरियाणा बता दिया मैंने कि 1966 में था, तो ये तो फिक्स है ना कि हरियाणा गोवा के तो पहले ही होगा। और ये तेलंगाना तो लेटेस्ट होगा, भी पता है। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों 2000 में बने थे, ये भी पता होगा आपको। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखना। हरियाणा 1966 में बना, गोवा 1987 में बना। डेट नहीं याद रखनी एग्जैक्ट, ठीक है, डेट इनकी याद रखनी लेटेस्ट वालों की, 2000 और 2014 वालों की डेट याद रखना। कि झारखंड बना नवंबर 15 को। राइट, नवंबर 15 को क्या बना, झारखंड। तेलंगाना 2014 में बना 2 जून को, 2 जून को तेलंगाना बना। राइट, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, इसकी डेट एग्जैक्ट याद रखना। और झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 को। अब ये झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों ही 2000 में बने। ठीक है, और नवंबर में ही बने, नवंबर 2000 में 3 स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया था। राइट, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर को झारखंड बना। तो इन तीनों की डेट याद रखना, 1, 9, 15। ठीक है, कहीं डायरेक्ट लिखा नहीं है। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर को झारखंड बना इन 2000, नवंबर 2000। राइट, तो ये तीनों का फॉर्मेशन याद रखना। और तेलंगाना का बना 2 जून ऑफ 2014। इन लोग की एग्जैक्ट डेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पे वो डायरेक्ट डेट पूछ लेगा, बाकियों के ईयर भी याद रखोगे तो चलेगा। ठीक है, 1975 वालों के, 1987 वालों के, 1966 वालों के, आप ईयर भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन इन चारों स्टेट्स की आपको डेट पता होनी चाहिए। राइट, अब आपको ये पता है कि सिक्किम 1975 में बना। राइट, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बना। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ 2000 में बना, मध्य प्रदेश से अलग होके। झारखंड बिहार से अलग होके नवंबर 2000 में बना। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई यहाँ पे। अभी ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, इसमें बस आपको नागालैंड नहीं पता है, बाकी सबके ईयर पता है। मान लो नागालैंड आपको नहीं भी याद है, तब भी कर लोगे ना आप। तो आपको हरियाणा का ईयर याद है, सिक्किम का ईयर याद है, अरुणाचल का ईयर याद है, तो नागालैंड का आप कर नहीं लोगे कि भाई इनसे पहले ही हुआ होगा फिर। राइट, फिर भी अगर आपको याद करना ही है तो 63 नागा, तेरे साथ नागा। तेरे साथ नहीं गाऊंगा, मुझे अगर कोई गाने को बोलेगा तो मैं तेरे साथ तो नहीं गाऊंगा। 63 मतलब तेरे साथ नहीं गाऊंगा, नागा। ठीक है, अब ऐसा बोलना क्यों पड़ा भाई, 63 नहीं गाऊंगा, तेरे साथ नहीं गाऊंगा, ऐसा बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारे मेघ आ गए थे, बादल, जब बहुत सारे बादल आ जाते हैं आसमान में ना, तो आपको गाना गाने का मन लगता है। तो आपके दोस्त ने आपसे बोला भाई मेरा साथ दो ना गाने में, बहुत सारे बादल आ गए, मेरा गाना गाने का मन हो रहा, तो मेरा साथ दो ना। तो आपने बोला भाई तेरे साथ नहीं गाऊंगा, नागा। राइट, तो 63 नागा मतलब 63 में नागालैंड, साथ दो ना, मेघ आ गए हैं, अब गाना गाना है, तो 1972 मेघालय। राइट, मेघ मतलब साथ दो, अब साथ दो, अब गाना गाना है। राइट, बाकी हिमाचल का ईयर भी याद कर लो। आंध्र तो आपको पता ही है भाई, तब बवाल हुआ था, 1953 में बन गया था, मैंने बता ही दिया पहले ही, सबसे फर्स्ट स्टेट था लिंग्विस्टिक बेसिस से फॉर्म होने वाला आंध्र प्रदेश। राइट, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का याद कर लो बस, 1971। कैसे याद रखोगे, हिम 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 में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक तारा दिखेगा, एक तारा यानी 71। राइट, एक तारा 71 बोलने में सेम लगता है ना, एक तारा 71। तो हिम में अगर जाओगे मतलब बिल्कुल ऐसे पहाड़ पे जाओगे जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, हिम पे चले जाओगे।
तो आपको एक तारा दिखेगा वहाँ से आसमान में, ठीक है, 71 ऐसे बोलना, 71 एक तारा, राइट, तो आपको याद हो जाएगा। अब आप मोस्टली आपको मोटे मोटे सारे स्टेट्स जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उनके ईयर याद हो चुके होंगे, बार बार रिवाइज करना और 1 पेजर में ट्रिक्स बना के असाइनमेंट ग्रुप पे सबमिट करिए। याद रखना एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ईयर याद रखने से ही आपका काम हो जाएगा। फाइनली बचा है राजस्थान और महाराष्ट्र। तो याद रखना कि पहले अगर राजा आएगा तो राजा ही तो राष्ट्र का निर्माण करेगा ना, बिना राजा के कैसा राष्ट्र, तो पहले राजा आएगा फिर वो एक राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो राजस्थान पहले आए और महाराष्ट्र बाद में आए, ये चीज़ याद रखना। हिमाचल प्रदेश के बारे में चीज़ रखना, मैंने बताया ना हिम में एक तारा 71, तो हिमाचल प्रदेश इंडिया का स्टेट तो 1971 में बना, बट ये पहले से इंडियन प्रोविंस था 1948 से ही, राइट, ये चीज़ याद रखना। बाकी ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि RAS मैंने बताया और छत्तीसगढ़ PCS इन सब के क्वेश्चन यूपी में कभी रिपीट नहीं होते, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो। जैसे कि यहाँ पूछा है स्टेट ऑफ मैसूर को कर्नाटका का नाम दिया गया था, ठीक है, 1973 में स्टेट ऑफ मैसूर को बोला गया कि कर्नाटका है। बाकी गोवा और दमन दियो को 1987 में अलग अलग किया गया, मैंने आपको बता ही दिया ये चीज़, राइट। बॉम्बे को जो है क्या किया गया, 2 टुकड़ों में बांटा गया, बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया 1960 में, राइट। हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, 1971 में फुल फ्लेज स्टेट बना दी गई। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एक बार देख लेना, नोट कर लेना और बार बार रिवाइज करना, आपको याद हो जाएंगे। और देखो यहाँ लिखा हुआ है कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसकी बात हो रही है, कौन से कमीशन की बात हो रही है, फजल अली कमीशन की, क्योंकि बोला गया है एक ऐसा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए बनाया गया था, राइट। तो इट वाज फजल अली कमीशन, राइट। कब बनाया गया, मैंने बताया था दिसंबर 1953 में, राइट। इसकी रिकमेंडेशंस सबमिट करी गई 1955 में और इसके बेसिस पे एक्ट पास हुआ था, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, राइट। इसके 3 साल पहले ही 1953 में बन चुका था आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, राइट। इस कमीशन में फजल अली थे, KM पानीकर थे, अचन कुंजरू थे, ये लोग थे और इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे इसके स्टेट का फॉर्मेशन एक्सेप्ट किया था, राइट। और याद रखना आंध्र प्रदेश 1953 में बन चुका था, आंध्र प्रदेश बन चुका था लगभग अक्टूबर 1 1953 को, और दिसंबर में ये कमीशन बनाया गया, तो उसी साल जिस साल आंध्र प्रदेश बना। उसके बाद 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। क्रोनोलॉजी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये डेट्स। देखो यहाँ पूछा गया स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनाया गया अगस्त 1953 लिखा है, याद रखना ये दिसंबर 1953, अगस्त तो नहीं है, राइट, यहाँ दिसंबर होना चाहिए, गलत लिखा है क्वेश्चन में ही। तो ये दिसंबर 1950 में बनाया गया। इसमें कौन कौन लोग थे, तेज बहादुर सप्रू तो थे नहीं, फजल अली थे, KM पानीकर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे, याद रखना। तो ये जो कमीशन था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राइट, या फजल अली कमीशन जो भी लिखा रहा है, इन्होंने क्या किया था कि लैंग्वेज को बेसिस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्सेप्ट किया था, लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, कि हर स्टेट अपनी एक लैंग्वेज के आधार पे जहाँ जितनी लैंग्वेज है भारत में उतने स्टेट हो, ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज के आधार पे जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है स्टेट्स को, मगर ऐसा नहीं कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट इस तरह से होगा इंडिया में, राइट। इसके पहले इंडिया में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन चलता था, राइट। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन के तहत पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C इस तरह से स्टेट्स डिवाइडेड थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, राइट। बट स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट जब आया, राइट, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, इसके तहत हमने क्या बनाया, हमने बनाए 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। मैंने आपको बताया कब बनाया गया ये, 1 नवंबर 1956 को, राइट। ये कब कैसे किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो याद रखना। इसके पहले वाले जो थे SK धार और JVP, उन्होंने लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स रिजेक्ट कर दिया था, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात कर रहे थे, मगर क्योंकि फजल अली कमीशन में बहुत प्रेशर था, तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आंध्र प्रदेश कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को बना, और इसमें किसको सेपरेट किया गया था, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को मद्रास से सेपरेट किया गया था। जितने भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे उन्होंने मिलकर आंध्र प्रदेश बना लिया, राइट। पहले ये सब मद्रास में ही थे। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको डराने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, बताना है कौन सा गलत है, राइट। पहला स्टेटमेंट है जस्टिस फजल अली, KM पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू, ये सब इसके मेंबर थे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। आपने पढ़ा है, आप बोलोगे सही है। स्टेटमेंट 3 देखो, एज पर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट 1956 पार्लियामेंट ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई, राइट। आप बोलोगे ये भी पढ़ा है, ये भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, कमीशन सपोर्टेड द स्प्लिटिंग ऑफ बॉम्बे एंड पंजाब। यहाँ पे आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा तो है फजल अली कमीशन, मैंने ये भी पढ़ा, ये सही है, ये सही है, बट क्या पता ये इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गई हो, क्योंकि ये देखने में सही लग रहा है, कमीशन सपोर्टेड स्प्लिटिंग ऑफ बॉम्बे एंड पंजाब। तो याद रखना, एग्जामिनेशन में कभी आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है तो हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गई हो।
अगर ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है तो आपने कहीं ना कहीं इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ा होता। तो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन। दैट्स वाई मैं बार बार बोलता हूँ आपको अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वरना ऐसे स्टेटमेंट देखोगे और बोलोगे ये सही है, शायद मुझसे ही मिस हो गया होगा, ठीक है, बट ये सही होगा। बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है। हमने सिर्फ ये बार बार पढ़ा, हमने कहीं तो नहीं पढ़ा ना ये, तो तुरंत इसको गलत काटना बिना सोचे समझे और आंसर 1 और 3 करके आ जाना, राइट। ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ आपको उनके लिए बनाया जाता है जिनको अपने प्रिपरेशन पे डाउट होता है, जो मल्टीपल रिविजन्स करके नहीं जाते और उनको लगता है कि मेरी कुछ चीज़ें छूटी थी, शायद ये भी छूट गया हो। इसीलिए कहता हूँ सिलेबस टाइम पे फिनिश करो, मल्टीपल रिविजन करो और जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखो कि जो मैंने पढ़ा है वही इनफ है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखा है ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा तो मतलब वो सही नहीं है, राइट। डायरेक्टली आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लास्टली कुछ स्टेट्स के कैपिटल के मॉडर्न नेम आपको पता होंगे। मद्रास को चेन्नई बोलते हैं, कलकत्ता को कोलकाता, बॉम्बे को मुंबई, पुडुचेरी को पुडुचेरी, बैंगलोर में बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम। ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करनी चाहिए कि आपका करंट कैपिटल्स के नेम पता होने चाहिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल्स है उनका पता रखना कि आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है, राइट। और जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो विशाखापट्टनम है और जो जुडिशल कैपिटल है वो करनूल है, ठीक है। कभी वैसे क्वेश्चंस आए तो आपको कैसे याद रखोगे? लेजिस्लेटिव तो किसी भी कोई भी स्टेट है तो वहाँ का लेजिस्लेचर तो अमर ही रहेगा, हमेशा अमर रहेगा, तो लेजिस्लेचर तो अमर है, राइट। लेकिन लेजिस्लेचर की जो शाखा है एग्जीक्यूटिव वो विशाखा है, राइट। लेजिस्लेचर की शाखा क्या होती है? एग्जीक्यूटिव होती है, तो वो विशाखापट्टनम में है। और कुरनूल तो कानून ऐसा लग रहा है तो जुडिशल कैपिटल होगी, राइट। तो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है और जुडिशल कैपिटल क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें हम हिस्ट्री में दोबारा पढ़ेंगे कि 1920 में प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाने के लिए, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में। इसके चेयरमैन सी विजय राघवाचारी थे। ये चीज़ हम हिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे एक बार। और 1948 में बनाया गया था इसके धार, और 1948 में ही जेवीपी कमेटी को बनाया गया था, राइट। दोनों ही 1948 के थे, राइट। और जो हमारी फजल अली वाला कमीशन था वो कब बनाया गया था? 1953 में, राइट। तो ये ईयर वगैरह इनके याद रखना। इतना ही इस चैप्टर में है, इसको बार बार रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, इसके नोट सबमिट करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ योर ग्रैंड सीरीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश कर लिया था। विल मूव अहेड। अब हम स्टार्ट करेंगे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इनसे ये जहाँ से गुजरती हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि इनमें से कौन से पे से इक्वेटर नहीं गुजरता है, इनको लेफ़्ट वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो इक्वेटोरियल कंट्रीज़ को, यही सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये वाली पर्टिकुलर सीरीज़ यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ें आपके ल्यूसेंट में इतने अच्छे से गिवन नहीं है तो विल स्टडी इट फ्रॉम घटना चक्र ओनली, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इक्वेटर से। तो इक्वेटर से पहली चीज़ क्या कि इक्वेटर से रिलेटेड कौन कौन सी कंट्री हैं जो इक्वेटर से पास होती हैं, ठीक है। इक्वेटर से पास नहीं होती, इक्वेटर कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिक कर लेना इक्वेटर को। तो पहली देखो, हमेशा याद रखना कि इक्वेटर से जो कंट्रीज़ पास हो रही हैं वो हमेशा पहली दो कंट्रीज़ का नाम उसी के नाम में ही छुपा हुआ है, ई और सी, ठीक है। यानी कि इक्वेडर और कोलंबिया। यहाँ पे लिखते चलना अपना, वैसे नीचे गिवन है 1 2 3 4 के चक्कर में, बट स्टिल अपने आप को क्लियरिटी देने के लिए यहाँ पे लिखते चलना मार्क करते हुए। तो ई से है आपका इक्वेडोर, इक्वेडोर, ठीक है। सी से आपका कोलंबिया। ये कौन सी है? ये आपकी वही है वेनेजुएला जिस पे ट्रंप ने अटैक करा था, ठीक है। और ये वो नहीं होती है, इसमें याद रखना इक्वेटोरियल कंट्री नहीं है वो। पर ये जो है आपकी जो सबसे बड़ी कंट्री है ऑफ साउथ अमेरिका, ब्राज़ील। ब्राज़ील को तो ऐसे याद रखो कि ब्राज़ील हर एक जो भी लाइन इसमें से गुजरती है, भले ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो कि नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी जाएगी, तो ब्राज़ील इतना बड़ा है कि वो फ्री आता है हर एक के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया ई से इक्वेडोर और सी से क्या है आपका कोलंबिया, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज़ का नाम याद रखना। ब्राज़ील तो फ्री है ही। अब चलते हैं, ये साउथ अमेरिका इज़ इजी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो कि थोड़ी टफ होती हैं और यूजुअली एग्जामिनर को भी पता है कि ये टफ होती हैं, कोई बच्चा याद करके जाएगा नहीं, तो यूजुअली क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं। तो याद रखना, देखो ये पहली कंट्री जो है इसको लास्ट में करेंगे, जो 13 लिखा है इसको छोड़ो भी, ठीक। पहली कंट्री है वो है गैबॉन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दो कंट्रीज़ आती हैं, उन दोनों के नाम में क्या है? कॉन्गो। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो 2 सी आ गए।
तो ये जी और सी तो बन गए, यानी कि घटना चक्र। घटना चक्र में पहला जी क्या है, गैबॉन है। सी क्या है आपका, दो सी हैं, कौन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, घटना चक्र का जब भी हम जिक्र करते हैं तो उसके लिए तीन ऑप्शंस होते हैं कि आप भी जब अपने लाइफ में स्टार्ट करने वाले होगे घटना चक्र, तो तीन फेजेस में होता है। पहला फेज़ क्या होता है कि बोलते हैं सबसे पहले कि यार नहीं, घटना चक्र तो गंदी है। जब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है तब लगता है कि नहीं, घटना चक्र गंदी है, गंदा लगता है हमको सबसे पहले पढ़ना। ठीक है, सेकंड में थोड़ा आपको डाउट होता है कि यार जब फर्स्ट अटैम्प्ट ख़राब हो गया तब आप बोलते हैं कि यार घटना चक्र करें या ना करें, करना चाहिए या ना करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। फिर जब थर्ड, जब लगता है कि यार सब कर ही रहे हैं, थोड़ा फोमो सा होने लगता है, फिर लगता है कि रिजल्ट्स भी इसी से ही मिल रहे हैं लोगों को, तब आप क्या एकदम समझ के करते हैं उसको, समझ लिया। ठीक है, ऐसा। तो ये जब स्टेज आ जाती है तो इन तीनों स्टेजेस से लोग गुजरते हैं, और जब थर्ड स्टेज आ जाती है समझ लिया वाली, तब क्या बनते हैं, आप जाके आप लास्ट में एसडीएम बन जाते हैं। ठीक है, बट उससे भी पहले क्या होता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप समझते हैं ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा डाउटफुल रहते हैं कि गंदी है, करें या ना करें, तो ये कन्फ्यूजन की वजह से क्या होता है कि सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, जब लास्ट मोमेंट पे करते हैं तो उस मिक्सअप की वजह से आप रिवाइज चीज़ें नहीं कर पाते टाइम से। तो ये सब चीज़ें याद रखो। अब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो तीन ऑप्शंस थे, गंदा लगता है, फिर करें या ना करें लगता है, फिर तीसरा होता है कि समझ लिया। तो ये तीन ऑप्शंस क्या हैं आपके, ये तीन ऑप्शंस हैं आपकी नेक्स्ट थ्री कंट्रीज विच आर, फर्स्ट इज़ युगांडा, जो गंदा लगा था ना वो युगांडा हो गया। नेक्स्ट है आपका करें या ना करें, वो है केन्या, करें या ना करें। ठीक है, और तीसरा आपने जो समझ लिया वो क्या है, समझ लिया मतलब सोमालिया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब लास्ट मोमेंट पे अगर आपने समझा लिए, समझ भी लिया, बट फिर भी क्या है, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो मिक्सअप मतलब याद रखना, ऐसे लिखा है मिक्स, एक्स नहीं है यहाँ पे लास्ट में, मिक्सअप मतलब मिक्कस, ऐसे याद रखना स्टोरी। ठीक है, तो मिक्स में क्या है, एम से आपका मॉलडीव्स, मॉलडीव्स है। मॉलडीव्स तो हम सब जानते ही कहाँ होगा, ये रहा आपका मॉलडीव्स। आई, आई से क्या है मिक्स में, आई से आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हो गया। और के से क्या है आपका यहाँ पे किरीबाटी, तो ये किरीबाटी हो गया। और लास्ट में एक एस है ना, वो एस ये था जो मैंने छुड़वाया था 13th नंबर, वो साउटोम। ठीक है, तो साउटोम एंड प्रिंसिप। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा नो डाउट, बट स्टार्ट करते हैं एक बार। दो चार बार अगर करोगे ना रिवाइज इसको मन में, तो इट विल बी परमानेंटली इम्प्रिंटेड। जैसे इक्वेटर सुनते ही पहली जो दो वर्ड्स हैं उससे इक्वेडोर, कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील तो फ्री आता है। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारा कुछ घटना चक्र से रिलेटेड आएगा। ठीक है, पहला क्या हुआ, घटना चक्र, जी से आपका गैबॉन, चक्र से आपके दो सी हैं, कॉन्गो और कॉन्गो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, घटना चक्र पढ़ने के बाद तीन चीज़ें होती हैं। पहले तो गंदी लगती है युगांडा हो गया, फिर करें या ना करें केन्या, फिर समझ लिया, बट लास्ट मोमेंट में किया है तो क्या हुआ, समझ लिया मतलब सोमालिया। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में किया तो मिक्सअप हो गया सब कुछ, मिक्स की स्पेलिंग ये है। और एम से क्या है आपका मॉलडीव्स है, याद रखना, मलेशिया नहीं है एम से। आई से इंडोनेशिया है, और के से आपका किरीबाटी है, एस से आपका साउटोम एंड प्रिंसिप। ठीक है, तीन चार बार आप खाली वर्ल्ड मैप में भी इसको ड्रॉ करने के, कंट्रीज़ को मतलब वहाँ पे लिख के देखना ताकि याद हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे रिलेटेड क्या और क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस यही सब आते हैं। टोटल लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर की कितनी है, याद रख लो 40K, 40K इसकी क्या है टोटल लेंथ। नेक्स्ट क्या है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। अब देखो, जैसे मैंने बताया ना, स्पेसिफिकली क्यों जोर दिया कि मलेशिया नहीं है, क्योंकि हम लोग यूजली जो मलेशिया है वहाँ का जो वेजिटेशन है वो क्या है, एकदम इक्वेटोरियल ही है, क्योंकि इक्वेटर बहुत पास है, ये रहा आपका मलेशिया। ठीक है, इक्वेटर के बहुत पास है तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटोरियल वेजिटेशन मिलेगी, बट एग्जैक्टली वहाँ से इक्वेटर नहीं गुजरता है। तो एग्जामिनर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने के लिए यही देता है, क्या, मलेशिया दे दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ब्राज़ील, हमने देखा है ब्राज़ील से हर कोई पास होगा, इक्वेटर हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो। कैंसर तो नहीं होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत ऊपर से ज़्यादा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर दो मेन चीज़ें हैं जो ब्राज़ील से जाएगी। ठीक है, जाम्बिया, हमने जेड से कोई भी कंट्री नहीं देखी हमारे में। मलेशिया कंफ्यूज करने के लिए है, इसकी जगह क्या याद होना चाहिए था, मॉलडीव्स।
कोलंबिया, ई और सी दोनों आते हैं, ठीक है। ई से याद है इक्वेटर था और सी से कोलंबिया था। केनिया करें या ना करें, इंडोनेशिया मतलब मिक्स में जो आई था वो क्या है, इंडोनेशिया था, ठीक है। ब्राज़ील होगा, इक्वेटर होगा, ठीक है। सूडान हमने कुछ नहीं बनाया सूडान से रिलेटेड। मलेशिया फिर से कंफ्यूज करने के लिए। वेनेजुएला ट्रम्प वाला हमने सिंपली देखा था कि वहाँ से नहीं पास हो रही इक्वेटर। इथियोपिया नो इक्वेटर का साइन। इंडोनेशिया यस, हमने MIKS में आई जो देखा था वो इंडोनेशिया था, बट इथियोपिया और वेनेजुएला नहीं है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सेम क्वेश्चन, डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये दोनों तो हमने पढ़े ही नहीं, इक्वेटोरियल गिनिया एंड रवांडा, कहाँ से आ गया, ठीक है। इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिको पढ़ा है कहीं इक्वेटर में, नहीं पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, ब्रुनेई हो सकती है, नहीं। कोलंबिया यस, वेनेजुएला नहीं, केनिया यस। इक्वेटर पासिस थ्रू कैमरून, केनिया, कोस्टारिका, वेनेजुएला। वेनेजुएला हमने स्पेसिफिकली काटा है, कोस्टारिका पढ़ा नहीं है, कैमरून भी नहीं पढ़ा, केनिया यस और नो। लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम, क्यों, हमने देखा था सूरज ज़्यादातर अपना इक्वेटर पे रहता है, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, क्यों, थोड़ा मतलब जितना उसका सूरज चमका उतनी देर बारिश हो गई, यही उसका डेली का प्रोसेस होता है, साल भर यही उसमें चलता रहता है। इक्वेटर के जरा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक चला जाएगा सन, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक चला जाएगा, बट इक्वेटर पे मोर और लेस सेम ही आपका टेम्परेचर रहता है, सेम ही वेदर रहता है, तो मिनिमल रेंज होती है, ठीक है। तो एनुअली टेम्परेचर डिफरेंस एट इक्वेटर इज मिनिमम थ्रू आउट द ईयर। सन रेज फॉल्स ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर थ्रू आउट द ईयर, देयर इज अ लिटिल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मतलब कोई विंटर सीजन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, अपना डेली हुई, सुबह धूप पड़ी, इतनी ज़्यादा धूप पड़ी कि शाम को बारिश आ गई हल्की सी 4-5 बजे, ठीक है, और फिर वापस रात हो गई मस्त, ऐसे ही डेली का टेम्परेचर और सब कुछ यही है। तो इस वजह से आप देखते हो ना कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, कोलंबिया के जो जंगल हैं, फिर उसके बाद आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में इतने सारे यहाँ पे डिजीज़ेज़ वगैरह आपको दिखते होंगे, युगांडा वगैरह में, तो ये सब कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ होने की वजह से सेम है उनके वहाँ पे डेली सूरज है, डेली पानी है, और सेम ही सब कुछ होता है, इस वजह से एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर, सिटीज़ बताने पे आ गया है। अब देखो कोलंबो क्यों लिया है, आपको याद है हम लोगों ने ई और सी पढ़ा था, तो सेकंड वाला क्या था, कोलंबिया, और कोलंबिया से कंफ्यूज करने के लिए हमेशा पहला ऑप्शन क्या डाला है, कोलंबो, ठीक है, बट कोलंबो आपका कहाँ है, किसी को याद है, श्रीलंका, अगर आप लोग मैचेस वगैरह देखते हैं तो पता होगा, ठीक है। जकार्ता कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, मनीला कैपिटल ऑफ फिलीपींस, एंड सिंगापुर इज़ अ कंट्री इटसेल्फ। तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि जिन लोगों को भले ही याद भी हो कि इंडोनेशिया या कौन सी कंट्री वहाँ से वहाँ पे है जहाँ से इक्वेटर गुजरता है, तो हम मोस्ट ऑफ अस विल टेक जकार्ता नोइंग कि हम लोगों को पता है इंडोनेशिया से गुजरता है इक्वेटर, बाकी इनमें से नहीं गुजरता कहीं। परंतु अगर आप इक्वेट या मैप में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से इक्वेटर जा रहा है, ठीक है। फिलीपींस तो यहाँ पे है, मनीला कुल नॉट बी द आंसर, ठीक है, बट जकार्ता जो है ना वो इंडोनेशिया के इतने सारे आइलैंड्स हैं, वो जो नीचे वाला एरिया है ना इस जगह पे है कहीं आपका क्या, जकार्ता द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। बट जो सिंगापुर कंट्री है वो कहाँ है, वो इस जगह है, वो इक्वेटर के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे आपके मैप की टेस्टिंग होती है कि कितना आपको नॉलेज है कि कौन सी कंट्री की कैपिटल किस जगह पे है, तो ये थोड़ा बहुत आपको पता हो तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल थ्री पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट, एंड ऐसा ही की कॉन्टिनेंट है विच इज़ योर अफ्रीका, ठीक है। जब हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तब पता लगेगा कि इक्वेटर, ये तीनों चीज़ें आपके अफ्रीका से गुजरती हैं। ITCZ लो प्रेशर जोन इज़ लोकेटेड, क्या होता है ITCZ आपका, हम लोगों ने देखा ना, वैसे तो क्या होता है जहाँ पे आपका ऐसे सूरज जहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट करता है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं क्या, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, एंड विच इज़ नॉट एग्जैक्टली कि मतलब फिक्स नहीं होता एक जगह पे कि इक्वेटर पे है तो इक्वेटर पे ही पाया जाएगा। इट इज़ यूजली मूविंग थिंग, जहाँ पे सूरज का मूवमेंट है तो उस जगह पे आपका ITCZ होता है। बट कंपैरेटिवली जो बाकी अदर ऑप्शंस हैं उनमें तो बेस्ट यही है कि एट द इक्वेटर। क्या है बाकी, पोल्स पे मिलता है, बिल्कुल गलत। वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स बिल्कुल गलत। ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज बिल्कुल गलत, ठीक है।
तो ITCZ is found at your equator. Better we'll understand when we'll do the climatology portion. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेटर की पूरी कहानी होगी. नेक्स्ट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे हमने इक्वेटर में क्या याद रखा था, इक्वेटर स्टार्ट हो रहा था ECUATOR में, जो फर्स्ट 2 लेटर्स आ रहे थे दैट डिफाइंड कि हमारा क्या होंगी फर्स्ट 2 कंट्रीज. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या है, जो सी है कैंसर, ठीक है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट होता है यहाँ से. स्टार्ट तो नहीं होता, मतलब जो हम लोग कंट्रीज़ याद कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये जो सी बना हुआ है क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको. ठीक है, तो इस जगह से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी याद होता है, स्टार्ट होता है, याद रखना. ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जुड़ी हुई पहली कंट्री है आपकी मैक्सिको, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो ऑब्वियसली मैक्सिको है. और उसके बगल में एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जिसका नाम है बहामस, जिसका आप सुनते होंगे ना, रिलैक्सो का ऐड आता हुआ, रिलैक्सो बहामास की चप्पल वगैरह आप सुनते होंगे. ठीक है, जिसमें हमारे शाहरुख खान, सॉरी सलमान खान एक्टिंग करते हैं, और जितनी गंदी एक्टिंग करते हैं इट इज़ कैंसरस. ठीक है, तो पहली चीज़ तो कैंसर से 2 चीज़ें. मैक्सिको को कैंसर समझता है हमारे ट्रम्प भाई साहब कि द मैक्सिकन्स आर इन्फिल्ट्रेटिंग इनटू द USA, और इसकी वजह से यहाँ पे वॉल बनाना चाहते हैं. ठीक, तो मैक्सिको तो एक कैंसर कौन मानता है, ट्रम्प. और बहामास, रिलैक्सो बहामास में सलमान खान की एक्टिंग कैंसरस लगती है. ठीक है, तो ये 2 कंट्रीज़ तो यहाँ हो गई याद. अब आते हैं अफ्रीका में. अफ्रीका में क्या है, देखो बाकी कंट्रीज़ में आप कभी देखो ना कि ऐसी जो मतलब 2 कंट्रीज़ हैं उनको सेपरेट एकदम इरेगुलर बाउंड्रीज़ कर रही हैं. ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है ऐसे ऐसे करके, बट आप कभी भी अफ्रीका पे नोटिस करो तो एकदम स्ट्रेट लाइंस की ये डब्बा एक डब्बा 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 बने हुए हैं. क्यों है ऐसा, क्योंकि जब हमारे जो कॉलोनाइजर्स थे, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, पोर्टुगल हो गया, ये सब जितने भी थे, तो इन्होंने बोला था कि यार अब हम ऐसा करते हैं अफ्रीका में, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो सब प्रॉपर चौकोर चौकोर डब्बे, चौकोर चौकोर एरिया करके आपस में बांट लेते हैं. तो उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, सेल हुई थी. ठीक है, कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, डिफरेंट कॉलोनाइजर्स के बीच में. तो इस वजह से सेल लगी थी और सब अपनी मनमानी कर रहे थे. ठीक है, मनमानी की स्पेलिंग MMN है, और सेल की स्पेलिंग तो सेल है. तो सेल क्या है, पहला आपका सहारा यानी कि वेस्टर्न सहारा, ये रहा. फिर A से आपका अल्जीरिया, L से है आपका क्या, लीबिया, E से आपका इजिप्ट. ठीक है, सेल लगी थी और सबने अपनी मनमानी की, तो मॉरिशियाना, माली और नाइजर. ठीक है, तो याद रखना MMN है, तो इसमें ये नहीं कि M और M ही भूल गए क्या था, M से मॉरिशस याद करके बैठे हैं, नहीं, मॉरिशियाना है वो. M से दूसरा M है माली और तीसरा है नाइजर. ऊपर वाले तो याद हो ही जाते हैं. सहा, और ये भी हो सकता है कि S से सिर्फ सहारा याद करके जाओ, उधर लिखा आ गया वेस्टर्न सहारा, तो बोल रहे हो सर आपने तो W से तो कुछ बताया नहीं इसलिए काट के आ गए. ठीक है, तो सेल और मनमानी, ये आपका अफ्रीका की कहानी रही. इधर वाली गल्फ ऑफ मैक्सिको वाली कहानी तो समझ ही गए थे हम. अब अगली कहानी है आपकी अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें 2-3 कंट्री हैं जो फेमस हैं. एक सऊदी अरेबिया है, एक ओमान है, एक UAE है. ये वैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अपने जितने भी इंडियन लेबर्स या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जितने भी लेबर्स वगैरह हैं हमारे सारे वहीं यहीं से जाते हैं. सिर्फ लेबर्स ही नहीं, जितने भी मैन पावर है यहाँ से ही जाती है. तो वहाँ पे क्या है, एकदम स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, इतने देर काम करना है, प्रॉपर टाइमिंग्स रहेंगी. ऐसा नहीं कि इंडिया की तरह काम चोरी कर लिए. तो वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली काम करना पड़ता है, तो सोने का टाइम नहीं मिलता. तो SOU, सो कब. ठीक है, तो SOU से याद रखना, सऊदी अरेबिया, ओमान और UAE. अब आए इंडिया वाले, इंडियन पेनिनसुला में. तो इसमें आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एक तो इंडिया हो गई, हम सब जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है. और इंडिया में ऐसे है, सपोज़ इंडिया हम जानते हैं यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ से गुजरेगा तो ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश और म्यांमार से गुजरेगा. और एक बस जानने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो चाइना है, हम लोग सोचते हैं कि चाइना इंडिया की इस जगह पे ही है, ऊपर की साइड, बट चाइना देखो यहाँ पे जाएगा तो एकदम इंडिया के बराबर में ही है. ठीक है, तो यहाँ से गुजरता है तो चाइना से भी गुजर जाता है. तो ICBM भी याद रख लेना अपना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. वैसे तो ये वाला एरिया आपको वैसे भी पता होना ही चाहिए, इतना तो इंडिया के आसपास की ज्योग्राफी. और लास्ट कंट्री ताइवान याद रख लेना. ठीक है, क्योंकि चाइना क्लेम करता है ना कि ताइवान हम यहाँ हमारा ये एरिया है. तो यही सब कंट्रीज़ हैं. अब बना के देखना अब ट्रैक की याद होती है कि नहीं, और कोई भी एक रैंडम कंट्री उठा के देखना कि यार माली कहाँ पे था, सर ने क्या बताया था, क्यों अफ्रीका में माली बताया था, किस जगह होगा. ठीक है, सिमिलरली अल्जीरिया, नाइजर, ये सब याद आना चाहिए. अब देखते हैं इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स या फिर क्वेश्चंस. एट द विंटर सोलिस्टिस, द नून
एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़, यानी कि विंटर सोलिस्टिस के दौरान, विंटर सोलिस्टिस समझे आप, ये इक्वेटर यानी कि 21 मार्च या 21 सितंबर, फिर मार्च से मैंने बताया था ऊपर चले, अप्रैल मई जून, जून में आया 21 जून में क्या हुआ अपना समर सोलिस्टिस, जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे क्या है 21 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 21 दिसंबर, ये आपका क्या है विंटर सोलिस्टिस था। ठीक है, तो देखो ये जो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, फिर ये 0 डिग्री, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन फिर से 23.5 डिग्री। ठीक है, तो सन यहाँ पे है विंटर सोलिस्टिस में। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ठीक है, पूछा है कि इस पे कितना रहेगा, तो याद रखो ये देखो यहाँ पे 23 23.5 है, यहाँ पे 23.5, तकरीबन 47 का फ़र्क है दोनों के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। 23 + 23 जोड़ लो, तकरीबन इतना ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से, तो इतना कि इससे के साथ कितना बनाएगा, तो 90 - 47 कर दो, तो तकरीबन 43 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना इसमें 23.5 पे मत टिक करना, क्वेश्चन को एक बार 2-3 बार वापस पढ़ के देखना क्या पूछा है। 47 मत करना कि सर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के बता दिया हमने। ठीक है, वो भी नहीं करना है, माइनस करना है आपको 90 डिग्री से। क्यों, हमको याद होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे यानी कि विंटर सोलिस्टिस के दौरान 90 डिग्री एट नून लिखा है उसमें। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, बता सकते हैं इनमें से आप? यस। और वैसे भी अगर नहीं भी याद है कंट्रीज़ तो भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। कैसे कि आपका ये पता है आपको कि ये अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका पूरा अफ्रीका, ये ये इंडिया, ये ऐसे चला, और ये पूरा ऊपर यूरोप वगैरह है। ठीक है, यहाँ ग्रीनलैंड वगैरह। तो अब देखो हम जानते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपना ऐसे निकलता है यहाँ से कहीं, तो इस जगह पे हमको पता है सारी कंट्रीज़ क्या हैं, इसकी अगर याद नहीं भी है चलेगा, बट हमको इतना पता है कि यार ईरान इस जगह पे तो नहीं है कहीं पे, ईरान कहीं पे इस जगह पे बहुत, जो इंडिया और पाकिस्तान के बगल में ईरान है, तो इस जगह से तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ईरान के होने की, बाकी कंट्रीज़ की है। तो देखो जो ऑप्शंस हैं उसमें ईरान थोड़ा अजीब सा है, इजिप्ट भी उसी जगह पे आता है, इंडिया और म्यांमार का तो पता ही है, तो ईरान कैन बी द प्रोबेबल आंसर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। वेट, इसका भी मैप अटैच कर दूं। ओके, सो हम लोगों ने जैसे देखा था इक्वेटर में ई और सी जो वर्ड देखे थे उससे हुआ था इस इक्वेडोर और कोलंबिया। सिमिलरली कैप्रिकॉन में क्या वर्ड आ रहा है, कैप। तो पहली 3 कंट्रीज़ क्या हैं आपकी, कैप ही हैं। ठीक है, कैप क्या है आपका, सी से आपका चिले, ये जो है चिली कंट्री है। ए से क्या है आपका अर्जेंटीना। ठीक है, और पी से क्या है आपका पैराग्वे, याद रखना पैराग्वे है। तो कैप हो गया ना, चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे। और ब्राज़ील मैंने बोला आपका साउथ अमेरिका में फ्री आता ही है हमेशा। ठीक है, तो कैप और प्लस ब्राज़ील। अब चलते हैं हमारे अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में याद रखते चलना कि अगर इक्वेटर की बात आएगी तो क्या होगा, अपना घटना चक्र से रिलेटेड कुछ हुआ होगा। ठीक है, और जब अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात आएगी तो क्या हुआ था, हमने देखा था कि जो कोलोनाइजर्स थे उन्होंने क्या किया था, अफ्रीका को बांट लिया था। कैसे, सेल पे, SALE, सेल, और MMN मनमानी से अपनी। ठीक है, सिमिलरली कैप्रिकॉन में क्या हुआ, कैप्रिकॉन में पहला वर्ड तो देख लिया हमने कैप, लास्ट वाला याद रखना कॉर्न, कॉर्न की जगह वर्ड याद रखना हिंदी वाला कॉर्न। कौन, कोई पूछता है कि कौन, तो क्या आंसर देते हैं, अपना नाम बताते हैं। तो फर्स्ट कंट्री इज़ नामीबिया, तो नाम बताते हैं, नाम और बताते, बताते इज़ योर बोट्सवाना। ठीक है, ये नामीबिया है, ये बोट्सवाना है। अब नाम बताया तो उसने क्या नाम बताया अपना, सोमो, SO और MO, सोमो। बोलो ये कैसा नाम है, पागल मत बनाओ, ऐसा कोई नाम नहीं होता, ये तो इंडियन नाम लग रहा है, तुम्हारे अफ्रीका में कैसे आ गया। ठीक है, तो सोमो, सो क्या है साउथ अफ्रीका, और मो मतलब मोजाम्बिक। तो हमने बोला पागल मत बताओ, पागल मतलब मैड, मैडागास्कर। सही, अच्छे से नाम बताओ अपना भाई, झूठ मत बोलो। तो अच्छे से मतलब ऑस्ट्रेलिया याद रख लेना। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है, कैप से कैप याद रखा, प्लस ब्राज़ील, उसके बाद कॉर्न से मतलब ये वाला जो कॉर्न है, कॉर्न को मतलब हमने पढ़ा कॉर्न, कॉर्न में हमारे पूछा तो क्या बताएगा, नाम बताएंगे, नाम से नामीबिया, और बताएंगे से बोट्सवाना, नाम बताना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नाम बताया कैसा, सोमो, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। ठीक है,
या मोज़ाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद बोला कि पागल मत बना यार, अच्छे से नाम बताओ अपना, ये तो इंडियन नेम लग रहा है। तो पागल मत बना मतलब मैड मतलब मैडागास्कर है, और अच्छे से नाम बता मतलब ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं, वो आप देख लेना इसमें कि फ्रेंच पोलिनेशिया टोंगा ये दोनों कहाँ हैं। बाकी मेजर इन ही से ही क्वेश्चन आते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं आता ज़्यादा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ मूवमेंट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है पर पूछ लिया इन्होंने अर्थ मूवमेंट। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ ऐसे घूमती है रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंजेस। अर्थ के रोटेशन से हमारे सीजन्स आ रहे हैं। अच्छा, तो अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन रिजल्ट्स इनटू अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। तो लग रहा है ना कि दोनों ऑप्शंस बदले गए हैं, ये इसके बारे में हम थरली पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, कि रोटेशन से आपका डे एंड नाइट होता है, रिवॉल्यूशन जो पूरा चक्कर काट रही है उसी से तो सीजन्स आएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज नॉट पास थ्रू कैप CAP। ठीक है, इसमें क्या है, बार बार बोलना अपने मन में, सी से क्या हो सकता है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, पैराग्वे है। ठीक है, और ब्राज़ील भी हमने पढ़ा है तो ब्राज़ील भी हो गया, अर्जेंटीना भी हो ही गया, बी से बचा बोलीविया नहीं। तो याद रखना साउथ अमेरिका कंट्रीज़ को तो हमेशा ऐसे ही याद रखो कि कहाँ पे बोलीविया है, कहाँ पे पैराग्वे है, कहाँ पे उरुग्वे है, तो ये पता होना चाहिए। ब्राज़ील, वेनेजुएला। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। थिंक अबाउट द फॉलोइंग कंट्रीज़, इसके बारे में बैठ के सोचो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो सर सोचने का टाइम नहीं है, हमारे पास ट्रिक याद है, ऑल ऑफ देम। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हैपन्स इन इंडिया व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है सूरज, हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो गया हमारे इंडिया के साइड। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब सर्दियाँ आ गई हैं। ठीक है, सर्दियों में हाई प्रेशर होता है और गर्मियों में लो प्रेशर होता है। ठीक, यहाँ पे अगर सूरज है तो यहाँ पे तो लो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हाई रहेगा। ठीक है, लो प्रेशर डेवलप वहाँ पे तो लो हो नहीं सकता क्योंकि सर्दियाँ है। नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंज ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं, थोड़ा डिक्रीज ज़रूर हो जाता है। तो ए इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो याद रखना, इससे याद रखने की चीज़ क्या पता लगी आपको, जहाँ आपका सूरज है यानी कि जहाँ गर्मी है वहाँ लो प्रेशर, तभी तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सूरज हुआ, लो प्रेशर हुआ यहाँ पे तो भाप बनी तो क्या हुआ, ऊपर जाके बादल बादल बने और बारिश हो गई। तो यही आपके मानसून वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अच्छे से। अभी के लिए हाई प्रेशर सर्दियाँ और लो प्रेशर गर्मियाँ, इतना याद रखो बस। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। 2-4 बार रिवाइज करो एंड बताओ ठीक लगा है नहीं लगा। ठीक है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। वैसे आगे के जो ये क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी हमारे कवर्ड है, तो इनको भी एक बार पहले से ट्राई करके रखना, नेक्स्ट क्लास में कोई क्वेश्चन ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो दिस विल बी योर असाइनमेंट, जो डे एंड नाइट वाला चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने अपने आंसर्स यू कैन सेंड। ठीक है, सो इससे हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि सारे आप लोगों असाइनमेंट्स में आर यू एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड लक।